सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर फिज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, एक ताजिर जिसका नाम जैद था, वो अपनी अहलिया की पारसाई से बहुत मुतासिर था। एक दिन जब वो घर आया तो उसने देखा कि उसकी बीवी की आंखों से बाकायदा आंसू जारी हैं। रो रो कर उस औरत ने अपना बुरा हाल किया हुआ था। वो बड़ा परेशान हुआ वो हाल देखकर, मसला पूछा तो रोते रोते उस खातून ने बताया कि हमारे घर में ये जो दरख्त है इस पर तरह तरह के परिंदे आकर बैठते हैं और मुझे बगैर पर्दे के देखते हैं, बेहिजाब देखते हैं, बगैर पर्दे के देखते हैं। मुझे बहुत डर लगता है कि कहीं ये बेपर्दगी जो है, जो बेपर्दगी हो रही है, क़यामत के दिन मेरा नाकाबिले माफ़ी गुनाह ना बन जाए। बस इसी खौफ से मुझे रोना आ रहा है। अब बीवी को इस तरह रोता देखकर या फिर खुदा खौफी का ये आलम देखकर अपनी बीवी का कि वो इतना डर रही है इस चीज़ से, जैद बहुत खुश हुआ कि कितनी पारसा औरत है जो उसको मिली, और उसने उसी वक्त घर के सेहन में मौजूद वो जो दरख्त था उसको काट फेंका। अब इस वाक़ये के कुछ दिनों बाद जैद अपने काम से जल्द फारिग होकर घर आ गया। जो उसके आने का वक्त नहीं था, उससे पहले आ गया। तो उसने क्या देखा कि बज़ाहिर परहेजगार, खुदा खौफी रखने वाली उसकी बीवी किसी अजनबी के साथ बेहयाई की सारी हदें पार कर रही। ये मंजर उससे बर्दाश्त ना हुआ, गम से निढाल हो गया और उसने वो घर ही नहीं बल्कि शहर ही छोड़ दिया, दूसरे शहर में जा बसा। एक दिन जब वो वापस आया तो देखा कि उसके हमसाये के घर के बाहर बहुत ज़्यादा रश था, बहुत भीड़ लगी हुई थी। उसने पूछा तो पता चला कि घर में चोरी हो गई है। अब इसी दौरान नाजरीन, एक शख्स जिसका उस घर में अक्सर आना जाना रहता था, बहुत आना जाना था, और वो हुलिये से बहुत नेक परहेजगार था, दिखाई देता था, और लोग भी उसको वैसे ही समझते थे कि बहुत नेक है, बहुत परहेजगार है। वो वहाँ आया, सब उसे बड़े अदब से, एहतराम से मिल रहे थे। लेकिन हैरत की बात ये थी कि वो शख्स पूरा पाँव रख कर चलने की बजाय सिर्फ उंगलियों के बल संभल संभल कर चलने की कोशिश कर रहा था। अब ऐसा देखकर जैद ने पूछा हमसाये से कि साहब कौन है और ये ऐसे क्यों चल रहे हैं। हमसाये ने जवाब दिया कि ये बहुत पहुँचे हुए, बड़े पहुँचे हुए सूफ़ी बुज़ुर्ग हैं और मजहबी रहनुमा हैं, और ये पूरा पाँव इसलिए रख कर नहीं चलते कि कहीं इनके पाँव तले आकर चूंटियाँ मारी ना जाएं और वो इस कत्ल के गुनाहगार ठहरेंगे। अब ये सुनकर जैद ने फ़ौरन कहा कि अल्लाह की कसम, आपका चोर यही है जिसे आप सूफ़ी बुज़ुर्ग समझ रहे हैं। हमसाये ने कहा कि तौबा करो, इतना नेक और परहेजगार शख्स तुम इसे चोर कह रहे हो। लेकिन जैद ने कहा, मैं यकीन से कहता हूँ कि चोर यही शख्स है। अगर मैं झूठा साबित हो जाऊँ तो चोर की जगह मुझे कैद में डाल देना। अब इतना एतमाद, इतना कॉन्फिडेंस देकर हमसाये ने काजी के सामने उस सूफ़ी का नाम ले दिया। सिपाहियों ने ज़रा सख्ती की तो बज़ाहिर सूफ़ी नज़र आने वाला ही चोर साबित हो गया और चोरी शुदा माल भी उसके घर से बरामद हो गया। अब इस पूरे वाक़ये के बाद हमसाये ने जैद से पूछा कि तुम्हें इतना एतमाद क्यों था, तुम्हें कैसे पता चला कि चोरी इसने की, जिस पर कोई भी शक नहीं कर सकता था उसका हुलिया देखने के बाद। जैद ने अपने साबिका तजर्बे की बिना पर, एक्सपीरियंस की बिना पर कहा कि जो शख्स ज़रूरत से ज़्यादा नेक बन के दिखाने की कोशिश करे तो समझ लेना कि वहाँ ज़रूर किसी बड़े जुर्म को छुपाने की कोशिश की जा रही है। सच है कि सिर्फ शराफत और ज़ाहिरी हुलिया पारसाई नहीं होती, बल्कि अगर शराफत और खुदा खौफी दिल में होगी तो ही इंसान पारसा होगा। अब बात कर लेते हैं सियासत के पारसा लोगों की। सियासत में जो पारसा लोग, जिन्हें पाकिस्तानी अदालतों ने झूठा, खयानत करने वाला, मुल्की दौलत का लुटेरा तक करार दिया, तो सियासी इंतकाम का शोर मचा दिया गया। क्या ये सच नहीं है कि नून लीग के कायद पनामा केस के सज़ा याफ्ता हैं और इस वक्त इश्तिहारी बनकर लंदन में बाकायदा छुपे बैठे हुए हैं? अपनी करप्शन छुपाने के लिए इन लोगों ने क्या क्या जतन नहीं किए। पाकिस्तानी अदालतों पर हमले किए, इदारों को मुतनाज़ बनाने के लिए मीडिया माफिया से मिलकर मुनज़्ज़म मुहिम चलाई ताकि अपने आप को किसी तरह दूध का धुलावा साबित कर सके। लेकिन सच झूठ के पर्दों में कब छुप सकता है? छुप ही नहीं सकता। अब इनकी करप्शन की गवाही दुनिया के कोने कोने से आने लगी है, कोने कोने से। बरतानिया में जहां नवाज शरीफ साहब बाकायदा छुप कर बैठे हुए हैं, उसी बरतानिया में उनके झूठ का पोल खुल गया।
ब्रॉडशीट वाले मामले को क्लीन चिट करार देने वाले अब शर्म से मुंह छुपा रहे हैं। आपको याद होगा नाजरीन कि पनामा में जब इनकी करप्शन का राज खुला था तो इन लोगों ने इतने बयान बदले कि गिरगिट भी क्या रंग बदलेगा इनके बयानों के आगे। बड़े मियाँ कुछ और कहानी सुनाते रहे, छोटे मियाँ का कहना कुछ और ही था। माजी पर एक नज़र डाल लेते हैं। सबसे पहले टीम शहबाज शरीफ साहब का क्लिप चलाइएगा जी। सबसे पहला क्लिप आपने देखा शहबाज शरीफ साहब का, और भी बहुत सी क्लिप्स हैं, मैं बारी बारी चलाती हूँ। शहबाज शरीफ साहब, देखा आपने कि क्या कह रहे थे छोटे मियाँ साहब कि इनके ख़ानदान को पाकिस्तान के अमीर तरीन 22 घरानों में शुमार ना किया जाए, क्योंकि इनका ये दावा ये कि इनके वालिद एक बहुत गरीब आदमी थे और उन्हें इस पर फ़ख्र है, और इन्हें इस पर बहुत फ़ख्र है। बहुत अच्छी बात है, बाप गरीब हो या अमीर, बेटों को बाप पर फ़ख्र होना चाहिए। लेकिन सवाल शरीफ ख़ानदान की जो दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की है उस पर उठना भी चाहिए कि इतने गरीब बाप के बच्चे इतने अमीर कैसे हो गए। रातों रात होने वाली ये जो अमीरी है, क्या नाजरीन इस पर सवाल नहीं उठेगा? दिल पर हाथ रखिए और बताइए कि सवाल नहीं उठेगा। ये बरकतें कैसे पड़ी, हर कोई सोच रहा है। अगर ख़ानदान के सरबराह इतने गरीब थे तो फिर ये अरबों खरबों की जायदादें कैसे बन गईं? ये जाती उमरा का महल, ये लंदन के फ्लैट्स, ये सनतों का एम्पायर, कहाँ से आ गया सब कुछ? अब जब जवाब ना मिले तो फिर शराफत पर सवाल उठते हैं, अमारत पर सवाल उठते हैं, लोग कमाई पर उंगलियां उठाते हैं। और अगर इंसान सच बोलने की हिम्मत करे तो मामला ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर झूठ के पीछे छुपने की कोशिश करे तो फिर एक झूठ को छुपाने के लिए आपको पता नहीं कि 100 झूठ बोलने पर वो 100 झूठ भी कम पड़ जाते हैं। अब आप ज़रा गौर कीजिएगा इनके बयानात पर। शहबाज शरीफ साहब का कहना है कि उनके वालिद गरीब थे, ऐसा ही कहा उन्होंने, लेकिन उनकी भतीजी क्या कहती हैं ज़रा सुन लीजिएगा। उनके भी तो वो दादा लगते थे ना जो बहुत गरीब थे, सुनिएगा। अच्छा जी, सुना आपने, अब ज़रा सुनते जाइएगा आगे आगे। ये शहबाज शरीफ साहब की बात की तायीद हो गई, ठीक है ना नाजरीन। शहबाज शरीफ ने कहा कि उनके वालिद गरीब आदमी थे, इसीलिए तो उनकी पोती की लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं थी। अबू जान वज़ीर आज़म थे, एक नहीं दो नहीं 3 बार के वज़ीर आज़म, लेकिन लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं थी। लेकिन फिर पता नहीं ये बरकतें कहाँ से पड़ गई ये बरकतें कि जगह जगह से बाकायदा जायदादें बरामद होने लगी। इस शुगर मिल में शेयर हैं, यहाँ ज़रूरी ज़मीनें हैं, वहाँ लंदन में महंगे तरीन फ्लैट्स हैं करोड़ों के। तो कहाँ से नाजिल हुआ ये? अब यहाँ इनकार कर रही हैं ये मैडम, और भाईजान इकरार कर रहे थे। बाजी इनकार कर रही हैं, भाईजान इकरार कर रहे थे। हुसैन नवाज का क्लिप जरा चला दीजिएगा टीम। अब आपने सुना हुसैन नवाज को, पहले आपको मैंने शहबाज शरीफ साहब का क्लिप चलाया जो कहते हैं मेरे वालिद एक बहुत गरीब शख्स थे और मुझे इस बात पे फ़ख्र है। उनकी फ़ख्र वाली बात से मैं एग्री करती हूँ, मुझे अच्छा लगा कि वालिद पे फ़ख्र होना चाहिए। सिर्फ उस वालिद की इज्जत नहीं होती जो अमीर हो, गरीब वालिद भी वालिद होता है, बच्चों के लिए वालिद होता है, बच्चों के लिए मेहनत मशक्क़त करता है पैसे कमाने के लिए। फिर भतीजी साहिबा कहती मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। उसके बाद भी जायदादों के बाहर निकल आए, इतनी जायदादें निकल आई कि मरियम खुद सोचने पे मजबूर हो गई, अच्छा मेरी जायदादें थी, क्योंकि मरियम ने झूठ बोला था। अब ये आपने हुसैन नवाज साहब का क्लिप देखा। अब इंसान किसकी बात पे यकीन करे नाज़िर, मुझे बताएं, किसकी बात पे यकीन करे, किसकी बात पे ना करे? अब इस तरह की बातें, इस तरह के बयान जो इनके आपस में नहीं मिलते हैं, और ये एक ही ख़ानदान के लोग हैं, इनके आपस में बयान नहीं मिलते हैं। इन बयान जो नहीं मिल रहे, इनको देखते हुए क्या आप लोगों को नहीं लगता कि झूठे हैं? सबको पता है झूठे हैं। इनके झूठ, इनके बयान ना मिलने की वजह से सबके ऊपर खुलकर आ गए हैं। कोई ढकी छुपी बात नहीं है, इनका कोई बयान आपस में नहीं मिल रहा है, क्योंकि सच कोई बोल नहीं रहा। ये सोचने वाली बात है। और आपकी याद दहानी के लिए मैं ज़रा इनके बयान फिर दोहरा देती हूँ, ज़रा सुन लीजिएगा। शहबाज शरीफ कहते हैं कि उनके वालिद बहुत गरीब थे, भतीजी की लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। लेकिन आपने देखा कि हुसैन नवाज कैसे कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कहकर इकरार कर रहे हैं कि लंदन फ्लैट्स हमारे हैं, और मरियम नवाज इसकी बेनिफिशरी हैं। अब बहन सच बोल रही है, क्या लगता है आपको नाजरीन, या भाई सच बोल रहा है, या इनमें से कौन झूठ बोल रहा है? बन गई ना दिमाग की वो क्या कहते हैं खिचड़ी। और मैं आपको सच बताऊं, इन लोगों की जो मुझे समझ आई है, ये पाकिस्तानियों के दिमाग की खिचड़ी ही बनाना चाहते थे कि घुमा घुमा कर ऐसे बातें करें कि बेचारी अवाम को समझ ही ना आए, अवाम कन्फ्यूजन का शिकार हो जाए कि पता नहीं ये सच है वो झूठ है, वो सच है ये झूठ है, बात क्या है, कहानी क्या है। ये खिचड़ी बनाना चाहते थे तमाम लोगों के दिमाग की। लेकिन बहन और भाई के जो मुतज़ाद बयानात हैं, इसके बावजूद कुछ कमी थी।
गौर कीजिएगा, कुछ कमी थी जिसे इनके वालिद मोहतरम उन्होंने असेंबली के फ्लोर पर तारीखी तकरीर करके पूरा करने की कोशिश की। तारीखी लफ्ज़ मैंने क्यों बोला, ये तारीखी इसलिए कि हुजूर ये हैं वो ज़राए, ये जो जुमला था आपको याद है ना कि हुजूर ये हैं वो ज़राए, ये जुमला तारीख में लिखा गया है। अब ये अलग बात है कि जब तारीख में कुछ लिखा जाता है तो आपको पता नहीं, कहते हैं ना सुनहरी हुरूफ में लिखा गया। अब ये अलग बात है कि जो इनका जुमला है इनके वालिद मोहतरम का, वो तारीख में सुनहरी हुरूफ की बजाय काली स्याही से लिखा गया। लेकिन शर्म इन लोगों को फिर नहीं आती, अपने गिरोह बारों में लोग झांक के नहीं देखते हैं। और हकीकत ये है जो किसी से ढकी छुपी नहीं है, हैरत की बात है, बल्कि हैरत होती है आम इज़ीशा और शख्स को जो अकल समझ बूझ रखता है कि ऐसे लोग, अब ये भी नहीं कह सकते समझ बूझ नहीं रखते, 3 बार वज़ीर आज़म बने पाकिस्तान के, 2-2 हाथों से आपने अपनी जेबें भर ली, ऐसे कौमी खजाने को आप लोगों ने टीके लगाए, अपने तमाम लोगों को आपने नवाजा, आपके इर्द तमाम लोगों की जो लोग होते थे वो आपके अपने ही होते थे कि वो जो गली के नुक्कर में रहता है, जो कॉर्नर में रहता है, उसको भी नवाज दे क्योंकि हमारा महल्लेदार है। इतने लोगों को आपने नवाजा। वो जो आपके समदी साहब है, वजारत समदी अमूर भी संभालते थे, वजारत खजाना भी संभालते थे। अभी यादगार एक तारीखी उन्होंने इंटरव्यू दिया है इंटरनेशनल मीडिया को, जिसपे इतनी उनकी दुर्गत बनी, इतनी जग हसाई हुई। तो बात है कि आप तमाम लोगों ने इतने लोगों को नवाजा, तो ये तो नहीं हम कह सकते कि आप लोगों को अक्ल नहीं है, आप लोगों को शऊर नहीं है, आप लोगों को पता नहीं है, आपको समझ बूझ नहीं है। आप लोगों को बड़ी अक्ल है, ज़रूरत से ज़्यादा अक्ल है। जैसे मैंने स्टार्ट में कहानी सुनाई थी आपको नाजरीन कि जब कोई ज़रूरत से ज़्यादा परहेजगार बनने की बात करता है, नेक बनने की कोशिश करता है, दिखाने की कोशिश करता है, तो क्या कहा उस शख्स ने कि चोर यही है जो दर हकीकत साबित करने की कोशिश कर रहा है, जो लोगों को साबित करने की कोशिश कर रहा है अपने हुलिये से, अपने अल्फाज से, अपने अंदाज से कि वो शायद कोई सूफी बुजुर्ग है, एंड में वही चोर निकला। इसी तरह ये तमाम लोग समझ बूझ रखते हैं, लेकिन सिर्फ अपने लिए, अवाम के लिए नहीं। अवाम को सिर्फ उलझाना जानते हैं, अवाम को सिर्फ बातों में घुमाना जानते हैं, अवाम के दिमाग की ये खिचड़ी बनाना जानते हैं, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, अपने मुफाद के लिए। जैसे अभी बाहर निकला हुआ पूरा टोला सिर्फ इसलिए कि इनका अपना मुफाद है, इनके पास इक़्तिदार नहीं है, अवाम इनको रिजेक्ट कर चुकी है, अवाम ने साफ अल्फाज में कह दिया कि ऐसे नहीं चलेगा। तो फिर इन्हें जब अपनी हार नज़र आई, इन्हें इक़्तिदार दूर नज़र आया, कुर्सी दूर नज़र आई, तो उन्होंने कहा कि चलें जी, अब अपनी दाल तो हमारी गल नहीं रही, तो अवाम के कंधे पर दोबारा रख के बंदूक चलाते हैं और ये निकल आए सड़कों पर बाहर। अवाम के लिए, जमहूरियत की बका के लिए, जमहूर के लिए। अगर जमहूरियत के जमहूर की इतनी फ़िक्र थी तो जब आप लोगों को इक़्तिदार मिला था तब कहाँ गई थी ये फ़िक्र? और सबसे बड़ी बात, इतनी फिक्र है तो कोरोना फैलाने के लिए आप लोग बाहर निकले हुए। पूरी दुनिया में SOPs इतने सख्त कर दिए गए और ये अवाम की फिक्र के लिए अवाम को बीमार करने चले हैं। कहते हैं जान है तो जहान है। ये कैसी अवाम की फिक्र है, कैसी जमहूर की फिक्र है, कैसी आपको दिली हमदर्दी अवाम से कि आप उस हमदर्दी के लिए उसी अवाम की जान को मुसीबत में डाल रहे हैं, उस अवाम की जान को ख़तरे में डाल रहे हैं। और फिर आप उम्मीद करें कि कोरोना आप लोग फैलाएं जल्द से जुलूस करके, और जलसों के बाद जब कोरोना फैले तो फिर हुकूमत आपको बताए गिनती करके कि कौन सा कोरोना आप लोगों के जलसों की वजह से फैला और कौन सा वैसे फैला। अजीब बातें करते हैं लोग। अच्छा जी, एक और क्लिप होगा हमारे पास, जरा नवाज शरीफ साहब का तारीखी क्लिप, जो कि मैंने आप अपने अल्फाज और आती है कि सुनहरी रूप में लिखी जाती हैं जो तारीखी चीज़ें होती, तारीखी जुमले, लेकिन इनका जो तारीखी जुमले है हुजूर ये हैं वो ज़राए, वो सुनहरी हरूफ में नहीं बल्कि काली स्याही के साथ लिखा गया, लेकिन शर्म इन्हें नहीं आती। ज़रा चलाइएगा ना आपने, तारीखी जुमला हुजूर ये हैं वो ज़राए, लेकिन इसे सुनहरी हरूफ में नहीं बल्कि स्याही से लिखा गया, काली स्याही से लिखा गया, लेकिन इस पर मियाँ साहब को फिर भी शर्म नहीं आई। लेकिन आपने लंबी तकरीर की, बातें आपने बहुत की, लेकिन जिस बात का जवाब ये पाकिस्तानी कौम आपसे जानना चाहती थी, पूछना चाहती थी, लोग पूछ पूछ के थक गए कि बता दें। असम्बली में तकरीर करके आपने अपने दरबारियों से तालियों की सूरत दाद तो वसूल कर ली, लेकिन अपने दामन पर जो लगा दाग है वो आप मिटा ना सके, क्योंकि सिर्फ उस बात का जवाब जो चाहिए था वही ना आप दे सके। और इधर उधर की कहानियाँ, पता नहीं कौन सी झूठी कहानियाँ आप सुना के चलते बने, और अब छुप के बैठे हैं लंदन में बीमारी का बहाना करके। अब क्योंकि फैसला ऐवान में आपकी तकरीर से नहीं बल्कि अदालत में होना था, जहां जज्बात नहीं चलते। अदालत में नाज़रीन जज्बात तो नहीं चलेंगे ना, और झूठ तो बिल्कुल नहीं चलेगा। हकीकत पे बात होगी, हिकायत पे बात होगी। अदलिया तकरीरें नहीं सुनती, अदलिया मांगती है सबूत। इसलिए जब अदालत ने इनसे पूछा कि हुजूर कहाँ है वो ज़राए, तो सबूत ये पेश ना कर सके, बल्कि उल्टा मीडिया फ़िरौन के साथ मिलकर आपने अदलिया को, एहतसाब को मुतनाज़ बनाने के लिए पूरा जोर लगाया। जैसे पहले आप, वो याद है ना तारीखी कॉल नाज़रीन आपको, उस पर भी इनको शर्म आनी चाहिए। वो तारीखी कॉल जो शहबाज शरीफ साहब से करवाई थी, जिसमें इन्होंने शहबाज शरीफ का फ़ोन करा के फ़ैसले तब्दील करवा लेते थे, ये शर्म नहीं इनको आती। फिर अब ऐसा हुआ नहीं, अब ना किसी की कॉल किसी ने सुनी तो ना कोई फ़ैसला तब्दील हुआ।
अब ऐसा नहीं हुआ क्योंकि इनको अंदाजा ही नहीं हुआ कि ज़माना तो बदल चुका है, इसलिए इनकी चोरी पकड़ी गई। सच का बोलबाला हुआ और करप्शन का मुंह काला हुआ, लेकिन ये लोग फिर भी बदलने को तैयार नहीं। अभी जो ब्रॉडशीट वाला मामला है, इस पर फिर इन्होंने सियासत चमकाने की कोशिश की, लेकिन देखिए इनको शर्म नहीं आती, इनको समझ नहीं आती, सीखते नहीं अपनी गलतियों से, इतने ब्लंडर मारते हैं कि फिर भी नहीं सीखते हैं कि इन्होंने क्लीन चिट कर। बिल्कुल उसी तरह जैसे पनामा का फैसला आने के बाद क्या हुआ था, याद करें, मिठाइयाँ बांटी गई थी, और फिर क्या हुआ जब पता चला कि अच्छा इसमें मिठाइयाँ तो नहीं बांटनी थी, फिर शर्म से मुँह छुपाते फिर रहे थे। मतलब इतने ओवर एक्साइटेड लोग पता नहीं क्यों हो जाते हैं, समझे बगैर, पढ़े बगैर चीज़ों को। अब भी वैसी सूरत हाल है, वही सिचुएशन है। अब मेरा मशवरा है इन्हें कि अगर आप लोगों को अंग्रेज़ी समझ नहीं आती तो किसी समझदार से पढ़ा लिया करें, कोई तो पढ़ा लिखा होगा, उसको कहें ज़रा बता दे कि क्या लिखा है, क्या है, समझ नहीं आ रही इस मामले की, कोई आपको समझा दे बैठ के। जैसे चिट्टे देख देख के आप तकरीरें करते रहे, फिर आपको बार बार ना शर्मिंदगी ना उठानी पड़े, पूरी पार्टी को शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। लेकिन सच ये कि जो हम शर्म की बात करते हैं कि इनको शर्म नहीं आती, इनको शर्म नहीं आती, करप्शन करने वालों का शर्म से क्या ताल्लुक, क्या काम, इनको शर्म बाकी नहीं आ सकती। हम कितना भी कह लें इनको नहीं आएगी शर्म। और एक और बात, पाकिस्तानी अदालतों और इदारों को तो इन्होंने बड़ी आसानी से रगड़ दिया। इनका एक बड़ा मिशन, एजेंडा, जो इनका हर वक्त एजेंडा होता है कि किसी तरह पाकिस्तानी अदारों को मुतनाज़े बनाना है, बदनाम करना है, कोई जलसा हो, माइक मिल जाए इनको, बस माइक मिलने की देर है तो इन्होंने पाकिस्तानी इदारों पर मलबा गिराना है, झूठे इल्ज़ामात की बुछाड़ करनी है, तुंदो तेज़ निश्तर बरसाने हैं तनकीद के बगैर वजह के, ताकि लोगों की जो इन इदारों के साथ मोहब्बत है, इमोशनल अटैचमेंट है, किस तरह ख़त्म हो जाए। फिर वहाँ भी इनकी दाल नहीं गलती, लोग तो अभी भी इदारों का एहतराम करते हैं। आपका एहतराम ख़त्म हो रहा है, काश आप लोगों की बात समझ आ जाए। अब बरतानवी कंपनी को क्या कहेंगे आप, जिसके सरबराह ने ना सिर्फ आपको झूठा करार दिया बल्कि आपकी करप्शन का पोल भी खोल दिया। अब वो भी यकीनी तौर पे आप पर हमला था, और आप पे हमले का मतलब क्या है, किसी इंडिविजुअल पे हमला अगर होगा, इनकी कोई करप्शन पकड़ी जाएगी, इनकी कोई करतूत पकड़ी जाएगी, तो इन पर हमला क्या होगा नाजरीन, वो पूरी जमहूरियत पर हमला होगा। तो ये भी यकीनी तौर पे किसी ने अपना ग्रज निकाला और उन्होंने भी आप पर हमला कर दिया, क्योंकि हर बंदे को आपसे प्रॉब्लम है। आपका यकीनी तौर पे यही मौक़िफ़ है ना, आप ये ज़रा देखिएगा क्लिप। आपने नाजरीन, ब्रॉडशीट कंपनी के सरबराह क्या कह रहे हैं कि ये जो लूटी गई कौमी दौलत है वापस करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन रिश्वत में करोड़ों रुपए दे सकते हैं। अब असल में ये भी कहानी के सूफ़ी की तरह एक किरदार है, जैसा कि मैंने कहानी आपको आगाज़ में सुनाई थी, जो हुलिये से सूफ़ी लगता था, परहेज़गार लगता था, लोग उसके अदब और एहतराम में खड़े हो जाते थे, उसकी बहुत इज्जत करते थे। एंड में पता चला कि चोरी उसी ने की थी। अब ये उसी किरदार की तरह है, जो बज़ाहिर कुछ और नज़र आते हैं, अंदर से कुछ और है। वो किरदार क्या, बड़ा शरीफ, बड़ा नेक, बड़ा पारसा, बाहर पारसाई, इनकी भी वही हकीकत है कि अंदर करप्शन। बस ये अगर पाकिस्तान में रहते ना तो चोरी शुदा माल बरामद हो जाना था, मैं यकीन से कह रही हूँ। और इनको भी पता था कि बरामद हो जाना, इसीलिए इन्होंने बीमारी का बहाना किया, दुनिया जहान की बीमारियाँ इनको लग गई और धोखे से ये लंदन फरार हो गए, इश्तिहारी करार पाए, फरारी करार पाए, वहाँ बैठे हुए हैं ये। लेकिन इन्हें खबर नहीं कि दुनिया इन्हें अच्छी तरह से ये पहचान चुकी है, इसलिए इनकी करप्शन के जो धंधे हैं वहाँ भी नहीं चलेंगे और यहाँ भी नहीं चलेंगे। और अंदर की खबर क्या है कि पीडीएम ने भी नून लीगी कायद के खिताब पर गैर एलानिया पाबंदी लगा दी है, क्योंकि ये अपनी करप्शन बचाने के लिए अब इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम करना चाहते हैं और अहम ओहदों पर जो मौजूद लोग हैं, अफराद हैं, उनके नाम ले लेकर प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं, दबाव बढ़ाना चाहते हैं। मगर मुश्किल क्या है, जो आप पढ़िए कि इनका ये जो मुल्क दुश्मन एजेंडा है अब पीडीएम जमातों को भी कबूल नहीं है, इसलिए उन्होंने भी बोल दिया कि मियाँ साहब बहुत हो गया, अब ऐसे नहीं चलेगा, बिल्कुल नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। व्हाट्सएप ने गुज़िश्ता दिनों तमाम जो सारिफीन हैं उन्हें प्राइवेसी पॉलिसी के हवाले से एक पैगाम भेजा, जिसमें बताया गया कि जो सारिफ नई प्राइवेसी पॉलिसी से इत्तेफाक नहीं करेगा तो 8 फरवरी के बाद उसका व्हाट्सएप अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। यानी व्हाट्सएप नई पॉलिसी के तहत इस्तेमाल करें या फिर खैर बात कहते हैं। अब सारिफीन की जानिब से डाटा की फरहमी के मामले पर व्हाट्सएप को शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। कोई अपनी ज़ाती चैट के हवाले से तशवीश में है तो कोई बिजनेस सीक्रेट्स के लिए। किसी को व्हाट्सएप से जो कंप्यूटर डाटा सिक्योरिटी का खदशा भी लाहक है,
तो किसी को अपनी लाइव लोकेशन का भी खदशा लाक है, क्योंकि तासुर ये एक्चुअली मिला है कि अब कंपनी, फेसबुक और दीगर जो थर्ड पार्टीज़ हैं उनके साथ सारिफ का जो तमाम अहम डाटा है वो शेयर करेगी। लोग इससे परेशान हैं। अब सारिफिन की शदीद तनकीद के बाद व्हाट्सएप के सरबरा ने ये जो नई पॉलिसी है इसके हवाले से वजाहत पेश की है और ये यकीन दहानी करवाई है कि नई पॉलिसी से वो इस तरह मुतासिर नहीं होंगे जिस तरह का तासुर दिया जा रहा है या समझा जा रहा है, और ना ही उनका डाटा किसी को फराहम किया जाएगा। अब दूसरी तरफ पाकिस्तानी हुकूमत ऐसी मैसेजेस एप्लीकेशन के लिए मैसेंजर एप्लीकेशन लाने का ऐलान कर दिया है। इस सारे मामले की हकीकत आखिर क्या है, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं वज़ीर आज़म के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया डॉक्टर अरसलान खालिद साहब। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब ज्वाइन करने के लिए। और सोशल मीडिया एक्सपर्ट है फवाद रियाज बाजवा साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया बाजवा साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। ये व्हाट्सएप की जो नई प्राइवेसी पॉलिसी है इस पर तो बहुत ज़्यादा तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करें सारिफिन। आपको लगता है कि सारिफिन की जो परेशानी है, ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं, ये दुरुस्त नहीं, वो बिला वजह परेशान हो रहे हैं? अच्छा देखें, इसके अंदर डॉक्टर साहब, इसके अंदर एक सिंपल सी जो चीज़ है वो ये है कि ये एक कह लें कि ये चीज़ एक हम बहुत अरसे से बात डाटा प्रोटेक्शन की बात हो रही है, बहुत अरसे से रिजर्वेशन इस चीज़ पे ज़ाहिर हो रही हैं। पाकिस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में बहुत से ममालिक को डाटा प्रोटेक्शन के ऊपर ये टेक कंपनीज़ के साथ रिजर्वेशंस भी हैं और बहुत सारे इसमें गिले शिकवे भी हैं। देखें, ये एक आपने ये देखा कि एक कंपनी ने एक पॉलिसी बनाई है, उन्होंने इन्फोर्स किया, उन्होंने अपने यूज़र्स को कहा कि आप इस पे अगर करते हैं तो आप हमारी सर्विस यूज़ करेंगे, वरना आप नहीं करेंगे। तो इसके अंदर ये सिर्फ यहाँ पे सिलसिला क्या रुकने वाला है? अभी तो ठीक है, अभी तो उनकी तरफ से वजाहत भी आ गई, बाकी सारा कुछ भी हो गया। अभी इतना परेशान होने वाली बात नहीं है, पैनिक करने वाली बात नहीं है। जिस तरह से पैनिक कर गए हैं लोगों का ख्याल कि उनकी शायद चैट्स लीक होंगी, ऐसा नहीं है। यूज़र की जो चाहे ग्रुप में चैट है, चाहे वन ऑन वन चैट है, वो सारी की सारी उसी तरह इनक्रिप्टेड रहेगी, उसमें कोई डर नहीं है लीक होने का। हाँ, जो आप आई क्लाउड के अंदर आपका डाटा बैकअप में जाता है या आप गूगल का बैकअप करते हैं, तो वो अगर आपका हैक होता है, वो अगर आपका सिक्योर नहीं होता, तो वो ऑब्वियसली जो है वो आपकी चैट वगैरह लीक हो सकती है, लेकिन उसका व्हाट्सएप से एज सच ताल्लुक़ नहीं है। लेकिन जो बिगर प्रॉब्लम है मैं उसकी तरफ आऊँगा। बिगर प्रॉब्लम ये है कि इन टेक कंपनीज़ के साथ आपने किस तरह से डील करना है। पूरी दुनिया, ये इतने एक टेक जॉइंट्स इतने बड़े हो गए हैं कि अब ये अपनी पॉलिसीज़ जो हैं कई जगह पे वो एक स्टेट की पॉलिसी से ऊपर रखते हैं। तो अभी जिस तरह टर्की है, टर्की ने अपना मैसेंजर लॉन्च किया है, वो बिप के ऊपर गए हैं, लेकिन वो भी गवर्नमेंट साइड के गए हैं। इसी तरह पाकिस्तान में भी बाय द वे ऑलरेडी जो कम्युनिकेशन गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स की और बाकी इस किस्म की होती है वो सिक्योर सिस्टम के ऊपर ही होती है, वो व्हाट्सएप के ऊपर नहीं होती ऑफिशियली। सो गवर्नमेंट लेवल पे तो आप ये चीज़ें इंश्योर कर सकते हैं, लेकिन पॉइंट इज़ कि सिर्फ मैसेंजर सर्विसेज की बात नहीं है, बाकी सोशल मीडिया, चाहे वो आपका ट्विटर हो गया और बाकी सारे जितने, इसके अलावा इंस्टाग्राम और बाकी सारे जो हैं, इसके ऊपर भी ये सारी चीज़ें, सारे डर, खदशात डाटा के जो हैं वो हैं, और इसके ऊपर बहरहाल लेजिस्लेशन की भी ज़रूरत है। और वो लेजिस्लेशन फिर किस तरफ जाएगी उसके भी आगे फिर हैज़र्ड्स हैं बहुत सारे। आप डाटा प्रोटेक्शन का ऐसा लॉ ले हैं जिस पे इन इंटरनेशनल कंपनीज़ के लिए शायद काम करना मुश्किल हो जाए, तो वो तो डिवाइडेड इंटरनेट की तरफ भी जाया जा सकता है फिर उसके बाद पूरी दुनिया में। तो इस वजह से ये बहुत, जिसे कहते हैं कि ये सिर्फ पाकिस्तान में नहीं, बाकी दुनिया के लिए भी एक ये इस वक्त एक इशू है। ठीक है जी, बादल साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। आपने डॉक्टर अरसलान को भी सुना, और ये जिस तरह सरबरा जो है व्हाट्सएप के, उन्होंने बाकायदा वजाहत दी कि ऐसा कुछ भी नहीं जैसे लोग परेशानी का सामना कर रहे हैं। अभी से इस तरह का तासुर दिया जा रहा है कि जी तमाम जो डाटा है वो लीक हो जाएगा या महफूज नहीं रहेगा, गैर महफूज रहेगा। अब हम ये कह सकते हैं कि जो पैनिक क्रिएट हो गया, इस पैनिक को कंट्रोल करने के लिए वो सिर्फ वो वजाहत दे रहे हैं, लोगों को तसल्ली दे रहे हैं, और दर हकीकत वही है जो लोगों को लग रहा है कि अब जो डाटा है वो गैर महफूज हो जाएगा। देखें जी, जब भी कोई किसी कंपनी की तरफ से कोई पॉलिसी चेंज है, उसकी अपडेट आती है ना, तो ज़्यादा रूमर्स प्रिवेल करते हैं ओवर फैक्ट्स। तो ये तो एक सच्ची बात रहेगी कि सच्चाई क्या है और अफवाहें क्या हैं। टोटली एग्रीड, ऐसा होता है। हाँ, हम लोग उनके अंदर जो है वजाहत करनी पड़ेगी। अब पहली चीज़ तो ये कि आप ये बात याद रखें, व्हाट्सएप जो फेसबुक कंपनी का हिस्सा है, उनकी ऐप है,
कि ये बजाते खुद अगर आप ये कहें ना कि किसी पब्लिक पॉलिसी के अंडर ये कंट्रोल हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इनकी अपनी कम्युनिटी गाइडलाइंस होती हैं, अपने टर्म्स ऑफ यूज़ होते हैं, जिनको आप कह सकते हैं एक तरफ से पॉलिसी होती है। जब हम अपने फ़ोन के ऊपर व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हैं और फ़ौरन यस यस करते चले जाते हैं, हम लोग फेल हो जाते हैं, हम लोग नाकाम हो जाते हैं ये चीज़ समझने में कि हम वी जस्ट सेड यस, हमने हाँ की है उन तमाम पॉलिसीज़ को जो व्हाट्सएप के टर्म्स ऑफ सर्विस या टर्म्स ऑफ रेफरेंस में लिखी हुई थी। अब जब उनको आप बगैर देखे आप एक्सेप्ट कर लेते हैं, उसके आपको एग्जैक्टली नहीं पता, पहले नहीं पता कि आपकी क्या इन्फॉर्मेशन शेयर हो रही है। चंद लोगों को पता है, बहुत छोटी परसेंटेज है जो इसका शऊर रखते हैं, बाकी जो मेजॉरिटी ऑफ अवाम है उनको नहीं पता। और क्या नहीं पता कि जब उसने अपनी ये पॉलिसी अपडेट की है तो उसमें क्या एग्जैक्टली उन्होंने बात कही है। जैसे डॉक्टर साहब ने अभी बिल्कुल A to Z उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि जी पॉलिसी लेवल के ऊपर क्या उन्होंने अपनी इंटरनल पॉलिसी लेवल के ऊपर या ऐप की यूसेज की पॉलिसी क्या उन्होंने चेंज की है, हमारे लिए क्या इम्प्लीकेशन है। मैं 3 एंगल से इस चीज़ को देखता हूँ। तो नंबर 1 कि एज ए नेशन क्या हमारी जो लेजिस्लेशंस हैं फॉर डेटा प्रोटेक्शन, हम लोगों की जो डेटा प्रोटेक्शन राइट्स हैं उनका स्टेटस क्या है, हाउ फार आर वी, या हम लोग उसके कितने करीब हैं कि हमारी अपनी सिटीजन की सिक्योरिटी, सिटीजन की जो डेटा प्राइवेसी है उसको इंश्योर किया जा सके। नंबर 2, क्या हम लोगों के पास एक ऐसा फ्रेमवर्क मौजूद है जिसके अंदर हम लोग दूसरी कंपनीज जो भी बाहर से आके पाकिस्तान में कारोबार करती हैं वो उसकी क्या कह लेंगे उसकी एहतराम करते हुए क्या वो ऐप्स की वही स्टेटस पाकिस्तान में है। फॉर एग्जांपल यही जो व्हाट्सएप की पॉलिसी है ना, ये यूके में यूरोप में अप्लाई नहीं हो रही। क्यों? वहाँ पे GDPR है, उनकी रेगुलेशन ऑन प्राइवेसी है, तो वहाँ पे ये जो पॉलिसी चेंजेस है वहाँ पे अप्लाई नहीं हो रहे उनकी, क्योंकि रेगुलेशन सख्त है। उन्होंने रेगुलेशन दुनिया के लिए एग्जाम्पल बना दी हुई है। हमारे एंड के ऊपर जो परेशानी फैली हुई है वो ये कि हम लोगों को ये नहीं पता कि एग्जैक्टली हुआ क्या है, क्योंकि हर चीज़ अंग्रेजी में आ रही है, उर्दू में तो ये पॉलिसी आई नहीं। मतलब किसी भाई का भला हो अगर वो कोई उर्दू में या लोकल लैंग्वेज में पॉलिसी को एक्सप्लेन कर दे और फिर वो पॉलिसी पढ़ के अवाम को सुनानी भी है, तो ये तो अब रहेगा। ये तो अब परेशानी क्रिएट हो गई है। आज पता नहीं कितने कोई 50 लोग तो मुझे कह चुके हैं या सिग्नल पे आ जाओ या टेलीग्राम पे आ जाओ। मतलब ये वही वाला काम है कि जैसे कोरोना से पहले जूम को कुछ लोग जानते थे, ज़्यादा लोग नहीं जानते थे, आज जो है ना वो सब जानते हैं। तो इसी तरह आज व्हाट्सएप के साथ हुआ है कि वही जो कंपनियां जो या वो ऐप्स जिनको पहले लोग नहीं जानते थे आज सब जानते हैं। तो अभी वो कंफ्यूजन है, ये हम उसको कहते हैं फियर, अनसर्टेनिटी, डाउट, फड। ये हमेशा क्रिएट होती है टेक्नोलॉजी के एरिया में, मार्केटिंग के अंदर। जब आपने एक अजीब ज़हनी खौफ पैदा कर देते हैं, लोग कहते हैं अब क्या होगा, होना तो कुछ नहीं। उन्होंने व्हाट्सएप ने कहा है कि भाई जब भी आप, ये बड़ा अहम पॉइंट आप रेज कर रहे हैं। ठीक है बाजवा साहब, हाँ अच्छा, इस पर मैं डॉक्टर साहब आपका कमेंट चाहूंगी। डॉक्टर असलान, ये जो बड़ी एक अहम बात कर रहे हैं, बाजवा साहब की तो दोबारा आती हूँ बात, ये जो बड़ी अच्छी अहम इन्होंने बात की कि लोगों को जो डाउट आ गया, अब जब डाउट आ जाता है या फिर कहते हैं आपके जहन में शक आ गया, शुबा आ गया, तो आपका कॉन्फिडेंस शेक कर जाता है और आप एतमाद नहीं कर पाते हैं। तो अब वो जो सिचुएशन होगी, अब कितनी भी तसल्लियाँ दे दी जाएँ, सरबराह के खुद कहते हैं, लेकिन लोगों की जो कन्फ्यूजन है माइंड में आ गई है इस चीज़ को लेके, क्या आपको लगता है कि वो एतमाद दोबारा हो सकेगा और ट्रस्ट लेवल दोबारा बन सकेगा, या लोग कन्फ्यूज ही रहेंगे? अच्छा, मेरा ये ख्याल है कि देखें व्हाट्सएप इस वक्त पाकिस्तान में जितनी ऐप्स हैं उसमें इस वक्त सबसे ज़्यादा अगर कोई ऐप यूज़ हो रही है यूट्यूब के साथ तो वो व्हाट्सएप यूज़ हो रही है। ट्विटर के आपके सिर्फ 20 लाख यूज़र्स हैं, फेसबुक के आपके जो हैं, तो व्हाट्सएप इतने मैसिव लेवल पे आपके यूज़ हो रही है कि मेरा ये ख्याल है कि ये जो डिबेट है ये बहुत ही कह लें कि अभी सिर्फ उस लेवल पे टॉक शो पे हो रही होगी, बाकी इस तरह के गवर्नमेंट लेवल पे हो रही होगी और बाकी जगह पे आई थिंक कि एक आम यूज़र के लेवल पे उस तरह से जहाँ पे व्हाट्सएप यूज़ हो रहा है वो शायद ये डिबेट नहीं है उस तरह से। और इसके ऑल्टरनेट ऐप्स अगर आप देखें, जैसे सिग्नल की बात हो रही है, टेलीग्राम की बात हो रही है, अब देखें अब लोगों को ये भी नहीं पता टेलीग्राम। अच्छा डॉक्टर साहब सॉरी मैं बात काट रही हूँ, आप तो सोशल मीडिया के एक्सपर्ट हैं, आपने देखा तो ट्विटर भरा पड़ा है, आम लोग भी इस पे बहस करें, बल्कि जो स्टूडेंट्स हैं कॉलेज के, यूनिवर्सिटीज के, आपने देखा होगा किस तरह के वो बातें करें ट्विटर पे इस चीज को लेकर। नहीं, लेकिन मैं आपको वही बता रहा हूँ ना, बातें बस इस तरह की हो रही हैं कि अच्छा सिग्नल पे आ जाओ, टेलीग्राम पे आ जाओ। टेलीग्राम की तो ग्रुप चैट जो है वही इनक्रिप्टेड नहीं है, मतलब जिस पे कह रहे हैं कि चले जाओ वो तो उनकी अच्छा टेलीग्राम से ठीक है, ग्रुप चैट से इनक्रिप्टेड नहीं। अच्छा ये तो पाकिस्तान में भी एक डॉक्टर इस्लाम में आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए वक्त की कमी में एक और अहम सवाल पूछना चाह रही हूँ। जी जी ठीक है, अच्छा डॉक्टर साहब आप कंप्लीट करें फिर मैं पूछती हूँ। मैं जस्ट कंक्लूड ये करने लगा था कि
जस्ट कंक्लूड ये कहने लगा था कि जो अब बात कर रहे हैं बादल साहब बिल्कुल इस लिहाज से सही कह रहे हैं कि इस वक्त एक हाइप है सारा कुछ, लेकिन आई थिंक व्हाट्सएप रिकवर कर जाएगा इस चीज़ से, एटलीस्ट पाकिस्तान में कर जाएगा। ठीक, अच्छा ये जो पाकिस्तान में जो व्हाट्सएप के मुतबादिल के तौर पे जो ऐप बनाने की बात चल रही है, जिसका जिक्र भी किया था अभी, तो ये जो ऐप है ये कितनी महफूज होगी? क्या ये डाटा को महफूज रख पाएगी? और आपको पता है कि ऐप को मेंटेन करना, उसकी मेंटेनेंस के लिए कितना काम करना होता है, पूरी टीम चाहिए होती है, क्या वो हो सकेगा, हम कर पाएंगे? अच्छा, ये 2-3 चीज़ें हो रही हैं जो इस वक्त हो रही है। डाटा प्रोटेक्शन के बारे में भी इस वक्त जो जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट किया, आईटी मिनिस्ट्री भी इस पे काम कर रही है। सो पैरेलल में 2 ड्राफ्ट चल रहे हैं, लेकिन देखिए जो सबसे अहम चीज़ है वो ये है कि आपको पाकिस्तान में अभी तक एक सेंट्रलाइज तरीके के साथ डिजिटल के ऊपर काम नहीं हो रहा था। अभी अगर आप देखें तो एक आमिर हाशमी के अंडर एक स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन भी कायम हो रहा है, जिसमें हमने बहरहाल इन्वेस्टमेंट्स भी लेके आनी है इन टेक फर्म्स, जितनी भी, सिर्फ सोशल मीडिया कंपनीज़ की नहीं, ओवरऑल आईटी फर्म्स, ओवरऑल जो टेक कंपनीज़ हैं उनको भी हमने पाकिस्तान में लेके आना है। सो उस पर जो लेजिस्लेशन है इस वक्त, चाहे वो डाटा प्रोटेक्शन की है, चाहे बाकी ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की, हमने जो लेजिस्लेशन और बाकी सारे स्टेप्स लेने हैं वो बड़े केयरफुल होके लिए जा रहे हैं। और उस पर कोई भी इस किस्म की चीज़ हम नहीं करना चाहते कि जिसके अंदर किसी भी तरह से कोई भी कंपनीज़ को लगे कि हम टेक फ्रेंडली नहीं हैं या हम बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट नहीं देना चाहते। और जहाँ तक आपने मैसेजिंग ऐप की बात की, देखिए मैसेजिंग ऐप क्रिएट करना इज़ वन थिंग, उसको इतना ग्लोबलाइज करना, इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना इज़ अनदर थिंग। आप मैसेजिंग ऐप, आपको मैं बताऊं इस वक्त कई कंपनीज़ हैं, बड़ी कंपनीज़ हैं, कॉर्पोरेट्स, वो भी इवन जनरेट करके बैठी हुई हैं। वो 300 लोगों की कंपनी है, वो एक की जनरेट कर देती है और वो सिक्योरली अपने सारे बिजनेस और सारी चीज़ें उसमें वो कर लेते हैं। सो क्रिएटिंग एन ऐप इज़ नॉट अ प्रॉब्लम। ये पाकिस्तान, मैंने आपको पहले भी बताया कि गवर्नमेंट ऑलरेडी सिक्योर तरीके के साथ ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं जी। सो मेंटेनेंस, और उसको फिर अगर आपने इंटरनेशनल लेवल पे उसको लेके जाना है तो उसमें आपको फिर टाइम भी लगता है और ऑब्वियसली इट टेक्स लॉट्स ऑफ एफर्ट और सारा। उसमें आपको बहुत होमवर्क करने की ज़रूरत होगी, बिल्कुल बहुत प्रॉपर प्लानिंग की ज़रूरत होगी, वो जल्दी जल्दी नहीं हो सकेगा। बिल्कुल, उसका पायलट रन होगा, उसके बाद आपको ऑब्वियसली बाकी अलाइंड मुल्क जो है उनसे बात करनी पड़ेगी। एक मुल्क कोई लॉन्च कर भी लेता है आज, अगर बीएपी पे वो जो है टर्की अगर कर भी रहा है तो वो सिर्फ वहाँ पे यूज़ होगा, तो उस तरह से पॉपुलर तो नहीं हो सकेगा। ठीक, चलें, ठीक है जी। अच्छा ठीक है, बाजवा साहब आपकी तरफ आना चाहूँगी। डॉक्टर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, यानी अब हम ये कंक्लूड ये कर सकते हैं, मैं आपका शुक्रिया अदा करने से पहले आपसे जानना चाहूँगी लास्ट कमेंट कि आप कंक्लूड ये कर सकते हैं कि जो व्हाट्सएप के सर्वर है उनकी वजाहत पे यकीन कर लिया जाए कि उन्होंने जिस तरह तसल्ली दी कि बिल्कुल गैर महफूज नहीं होगा, तमाम लोग बिला वजह परेशान हो रहे हैं, यानी अभी भी महफूज ही है व्हाट्सएप है। देखिए डॉक्टर साहब ने भी जिस तरह एक पॉइंट रेस किया है, जिस तरह आप भी बता रही हैं, एक तो शॉर्ट टर्म सिचुएशन है, ये सिर्फ अभी इसमें थोड़ा सा हाइप है और इसके अंदर थोड़ा सा फियर है, ये तो सेटल हो जाएगी किसी भी वक्त। लेकिन ज़रा एक लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं, थोड़ा सा मैं एंड करता हूँ बात को, कि डॉक्टर साहब ने आपको एक तरफ पॉइंट किया है कि जो कि एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है आज पाकिस्तान की गवर्नमेंट के लिए भी और पाकिस्तानी अवाम के लिए, कि एक लॉन्ग टर्म सोल्यूशन बनना चाहिए जो कि फ्यूचर में हमारी नीड्स को देखता हो। इस वक्त अगर हमारे पास एक अपनी नेशनल चैट एप्लीकेशन डेवलप हो जाए जिसमें जो कि राब्ता के नाम से है या जो भी हम एक्शन ले रहे हैं, और दूसरी चीज़ उसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो पेमेंट स्विच बनाया गया है उसके साथ भी इंटीग्रेशन हो जाए पेमेंट की, तो इसमें कोई मुज़ायका नहीं कि हमारी चाइना जैसी कोई वी चैट जैसा प्लेटफॉर्म डेवलप हो जाए पाकिस्तान के अंदर, जो कि हमें कॉमर्स भी कंडक्ट करने दे, डेली डे टू डे फाइनेंशियल इंक्लूजन की भी कैपेबिलिटी दे, ख़वातीन को घर बैठे, यंगस्टर्स को पूरे अक्रॉस द कंट्री इनकम जनरेशन की अपॉर्चुनिटीज़ दे। तो ये जो हम लोगों ने एक डिस्कशन शुरू की है ना, ये बड़ी अहमियत की हामिल है कि बेशक एक इंटरनेशनल ऐप के ऊपर हमारी जो पॉइंट ऑफ कंसर्न है वो वहाँ से है, लेकिन इसमें हमारी अपनी तरक्की का भी एक डिस्कशन शुरू हो चुकी है। तो मैं तो ये कहता हूँ कि ये एक वो कहते हैं सिल्वर लाइनिंग है या एक समथिंग इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि यहाँ पे आज हम वो डिबेट कर रहे हैं और वो डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई व्हाट्सएप तो एक चीज़ है, वो तो एक कंपनी है अमेरिकन, ठीक है। एक प्रॉब्लम ज़रूर है, ज़हन में ज़रूर रखना सब लोगों ने कि 80-90% के दरमियान जो है ना लोग फेसबुक को इस्तेमाल करते हैं इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए। तो ये एक बड़ी आपने एक क्वेश्चन सबने ज़हन में रखना है कि अगर हमारा इंटरनेट का रास्ता मोबाइल फ़ोन से है आज, और हम लोग डेस्कटॉप से भी ज़्यादा, लैपटॉप से भी ज़्यादा फ़ोन से इंटरनेट से कनेक्ट कर रहे हैं फेसबुक के इस्तेमाल करते हुए, तो व्हाट्सएप उतना ही
इंटेग्रल पार्ट है, मतलब उसका अहम हिस्सा है हमारी इंटरनेट के साथ इंटरेक्शन का। तो दूसरी चीज़ ये है कि हमें फ्यूचर भी सोचना है कि क्या ये इंटरेक्शन नेशनल इंटरेस्ट में है, क्या ये बिजनेस के इंटरेस्ट में है, क्या हम लोग अपना इकोनॉमिक्स, अपनी मुआशी एक्टिविटीज़ डेली बेसिस पे आराम से कंडक्ट कर सकते हैं। तो ये जो एक लार्जर डिस्कशन आपने शुरू की है ना, ये बहुत अहम है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। और मुझे ब्रेक पे जाना है, मेरे साथ मौजूद होंगे सदीक जान अपनी बड़ी खबर के साथ। वेलकम बैक नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है नुमाइंदा खुसूसी सदीक जान। सदीक, वार्म वेलकम। सदीक, सुना है कि हुकूमती ज़राए ने चैलेंज ही कर दिया है कि जी इस्तीफे असली होने चाहिए, कैलिब्री फॉन्ट वाला मामला इस्तीफों में नहीं होना चाहिए, मजीद बताइएगा। जी बिल्कुल, आज हुकूमती ज़राए ने यह दावा किया है कि नून लीग के कई अरकान असम्बली के साथ वो राब्ते में हैं और उन अरकान असम्बली ने हुकूमत को ये यकीन दहानी कराई है, तहरीक इंसाफ को यकीन दहानी कराई है कि उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। अब हुकूमत की जानिब से चैलेंज दिया गया है मुस्लिम लीग नून को कि अगर उनके पास वाकई इस्तीफे हैं तो मरियम नवाज साहिबा तमाम इस्तीफ़ों की लिस्ट पब्लिक कर दें कि मेरे पास इन अरकान असम्बली के इस्तीफे आ चुके हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही वो लिस्ट जारी करेंगे तो फिर हम उनको चैलेंज करेंगे कि इन अरकान असम्बली के इस्तीफे आपके पास नहीं हैं। साथ ही उनका ये कहना है कि ये तो हो सकता है कि कैलिब्री फॉन्ट की तरह जैसे वहाँ पे जाली डॉक्यूमेंट्स तैयार किए गए, पनामा में जाली डॉक्यूमेंट्स और ट्रस्ट डीड्स जो है वो बनाई गई, यहाँ पे अगर किसी का जाली इस्तीफ़ा इन्होंने बना लिया हो तो वो अलग बात है। लेकिन वो कहते हैं कि हम जिन अरकान असम्बली के साथ राब्ते में हैं उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। तो मेरा ये ख्याल है कि शायद यही वजह थी कि तहरीक इंसाफ की इमरान खान हुकूमत का जो मोरल था वो काफ़ी अप था, वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, वो बहुत रिलैक्स थे कि इस्तीफों वाला मामला नहीं होगा। अब ये जो चीज़ सामने आई है, लगता यही है कि क्योंकि उनको पता था कि सब ने इस्तीफे नहीं दिए, क्योंकि उनको यकीन दहानी हो गई थी कि हम इस्तीफे नहीं देंगे, क्योंकि उनको इस बात पर एतमाद था, यही वजह थी कि वो PDM को सीरियस नहीं ले रहे थे। और अब बर्डन ऑफ प्रूफ आप कहें कि वो मरियम सफदर साहिबा पर है, मुस्लिम लीग नून पर है, उनकी क़यादत पर है कि अगर उनके पास तमाम इस्तीफे आ गए हैं तो वो सारे इस्तीफे दिखाएं, बताएं कि ये लोग हैं जिनके इस्तीफे आ चुके हैं। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया कि जिन हुकूमती शख्सियात से हमारा रब्ता हुआ, बात हुई, वो इस बात को चैलेंज कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून को कि अगर मुस्लिम लीग नून के पास इस्तीफे हैं तो मरियम साहिबा उन इस्तीफ़ों की लिस्ट सामने लाएं कि हमारे ये MPs हैं, ये MNAs हैं, इन्होंने इस्तीफे जमा करा दिए हैं। लेकिन हुकूमत का एतमाद ये है, हुकूमत का दावा ये है, हुकूमत की जानिब से इंकशाफ ये किया जा रहा है कि नून लीग के कई अरकान असम्बली ने इस्तीफे जमा नहीं कराए। यही शायद वजह है कि शाहिद खान अब्बासी जो लंदन गए हैं उन्होंने जाकर नवाज शरीफ को बताया है कि अपनी हमारी पार्टी के लोग इस्तीफे नहीं देना चाहते, इस्तीफे नहीं दे रहे, इसलिए हमें कुछ कदम पीछे हटाने होंगे, हमें पीछे हटना होगा, हमें कोई और पतली गली से रास्ता लेकर निकलना होगा, वरना हमारे लिए मुश्किलात बढ़ गई हैं। तो ये सब सूरत हाल है कि मुस्लिम लीग नून के यानी हम कह सकते हैं कि जो इस्तीफे हैं, जैसे कि ऑपोजिशन की जानिब से कहा जा रहा था, ये जो इस्तीफे वाकई फिर लतीफे साबित हो गए ना, सही कह रहे थे ना हुकूमत वाले, हुकूमत की जानिब से कहा जा रहा था। जी बिल्कुल हुकूमत की जानिब से यही वजह थी, कहा जा रहा था कि क्योंकि हुकूमत राब्ते में थी और अब ये हुकूमती ज़राए जो हैं, हुकूमती शख्सियात जो हैं, इंपॉर्टेंट जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान इमरान खान साहब के करीबी हैं, वो ये कह रहे हैं कि नून लीग के बहुत से लोगों के साथ हम राब्ते में थे और राब्ते में हैं। वो ये कहते हैं कि अगर अब भी ये इस्तीफों की तरफ गए तो वो लोग इनसे अलग हो जाएंगे और उन लोगों ने इस्तीफे नहीं दिए, अगर ये उनके नाम लिखेंगे तो हम चैलेंज करेंगे इनको कि ये लोग हैं जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। और अगर मरियम साहिबा ने जाली इस्तीफे ने बना भी लिए, इनकी पार्टी ने बना भी लिए, क्योंकि आपको पता है शरीफ खानदान का ये खासा रहा है, इनकी अदालत में ये पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जाली डॉक्यूमेंट्स इन्होंने पेश किए थे और उस वक्त जस्टिस अजमत से शेख साहब ने कहा था कि आपने मेरा दिल तोड़ दिया है कि आपने मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में जाली डॉक्यूमेंट्स और जाली ट्रस्ट डीड जो हैं वो पेश की। तो अब भी जाली इस्तीफे तो ये बना सकते हैं, लेकिन जो मैंने आपको कहा कि हुकूमत ये बहुत कॉन्फिडेंट है कि इस्तीफे नहीं दिए बहुत से अरकान ने, इनके पास इस्तीफे उनके मौजूद नहीं है। और अगर ये चैलेंज करेंगे तो हुकूमत कहती है कि हम वो नाम भी पब्लिक कर देंगे कि कौन कौन से लोग हैं जिन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। सही। तो ये तो बड़ी हैरान कुन एक इंकशाफ हो गया कि नाम भी पब्लिक कर दिए जाएंगे। और अगर ऐसा हो गया सदीक, फिर क्या होगा? लास्ट कमेंट। जी देखें, यही वजह है कि शायद अब ये पीछे हट रहे हैं क्योंकि इन्हें पता है कि इनके अपने अरकान असम्बली ने इस्तीफे इनके पास जमा नहीं कराए और अब ये पहली मरतबा हुकूमती ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि क्योंकि वो राब्ते में थे नून लीग के लोगों के साथ, तो हुकूमत के कहने पर, तहरीक इंसाफ के कहने पर, उनके मैनेज करने पर उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। तो ये बहुत बड़ा सेटबैक है मुस्लिम लीग नून के लिए, शरीफ खानदान के लिए,
कि उनके अपने लोग ना सिर्फ ये कि हुकूमत के साथ राब्ते में, बल्कि इनके हुक्म पर उन्होंने इस्तीफे भी इनके पास जमा नहीं कराए। ठीक है सिद्दीक जान, बहुत शुक्रिया आपकी बड़ी खबर के लिए। आपके लिए नाज़रीन, आज भी मैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, प्राइम मिनिस्टर साहब अगर आप सुन रहे हैं कि चेयरमैन पैमरा जो कि इस ओहदे के लिए नाअहल हैं, क्योंकि ना उनके पास मुतल्लिका डिग्री है, ना ही एक्सपीरियंस जो तजर्बा दरकार है इस ओहदे पे बैठने के लिए, इस कुर्सी पे बैठने के लिए, वो भी उनके पास नहीं है। यानी हम कह सकते हैं कि खुले अल्फाज में ये प्रैक्टिकली अमलन मेरिट की धज्जियां उड़ाई गई हैं। लेकिन ये नया पाकिस्तान है और नए पाकिस्तान में मेरिट की धज्जियां मेरे ख्याल से नहीं उड़ाई जानी चाहिए, और मेरा ये ख्याल है कि नए पाकिस्तान में ऐसे नहीं होना चाहिए। और मैं उम्मीद करती हूँ कि उनको उनके ओहदे से हटाकर आप ये मिसाल प्रैक्टिकली कायम करेंगे कि हाँ ये है नया पाकिस्तान जहाँ मेरिट का ख्याल रखा जाता है। और मेरे ख्याल से नए पाकिस्तान में इस तरह के बंदे को ऐसे ओहदे पे बिठाना जिसके पास ना डिग्री है मुतल्लिका, ना एक्सपीरियंस है, नए पाकिस्तान में ऐसे नहीं चलेगा। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी नाज़रीन कल सेम टाइम सेम चैनल अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की। जाने से पहले देखिए हमारा सेगमेंट ये चीज़, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।